हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस का फर्स्ट चैप्टर विच इज नेटवर्किंग। और ये चैप्टर इतना सिंपल है ना कि मतलब जैसे छोटी मोटी क्लासेस में तुमने वर्ड मीनिंग्स करे होंगे या फिर थोड़ी बहुत डेफिनेशंस याद करी होंगी ना अलग अलग वर्ड्स की, वैसे इस चैप्टर में बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस बस तुम्हें याद करनी है और कुछ है नहीं इसके अंदर। तो मैं इस चैप्टर को कम से कम टाइम में फुली डिटेल में अकॉर्डिंग विद लेटेस्ट सिलेबस आपको पढ़ाने वाली हूँ 2022-23 का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो नेटवर्किंग। और इसमें पिद्दे से टॉपिक है, जैसे तुम्हारा इंटरनेट क्या होता है, वेब सर्वर्स क्या होता है, वेब क्लाइंट क्या होता है, 3G क्या होता है, 4G क्या होता है, SMS क्या होता है। बहुत प्यारे से छोटे मोटे टॉपिक्स है और मैंने इसमें ना हाईलाइट किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वो पढ़ोगे ना तो एक या दो बार में ही पढ़ने के बाद तुम्हें याद अपने आप हो जाएगा। तो स्टार्ट करें अपने इस चैप्टर को। ओके, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम होता है, मतलब पूरी धरती पर है, पूरे ग्लोब पर है और यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है ना आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है। जैसे इंडिया का कंप्यूटर अब्रॉड के साथ लिंक है, अब्रॉड के इंडिया के साथ, इंडिया के साथ सारे कंप्यूटर्स लिंक है, इस तरीके से। तो इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसकी वजह से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कैच कर सकते हैं, कोई भी बहुत सारी फैसिलिटीज जैसे ईमेल, वेब, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी सारी सर्विसेज हम इंटरनेट की वजह से एक्सेस कर सकते हैं। अब इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है वो देखो। इंटरनेट जो है वो 1970s और 1980s में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले इंटरनेट को हम एरपानेट बोलते थे, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, और किसको बनाया था इसने? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से। एंड इंटरनेट जो है वो इस प्रोटोकॉल के द्वारा कनेक्टेड है, यानी TCP/IP। अभी हम आगे पढ़ेंगे। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये TCP/IP कब बना था? 1974 में, जिसकी वजह से एरपानेट जो है आसपास के एरिया में कनेक्ट होता है और एरपानेट से बाद में फिर इंटरनेट बन गया था। और सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेट के लिए, यानी कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप हो जाए आपका, और कीबोर्ड, माउस, CPU वगैरह ये सब चाहिए ही चाहिए इंटरनेट की फंक्शनिंग के लिए। अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रिंसिपल कम्युनिकेशंस, यानी कि ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है इंटरनेट के लिए और जिसकी वजह से, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से इंटरनेट जो है वो काम कर पाता है, वर्क कर पाता है। अगली बात कर लेते हैं हम WWW की, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो है ना वेबसाइट्स बनाने के काम आता है। आप कोई भी वेबसाइट खोलो, जैसे कि google.com खोलो तो आगे www जरूर लिखा होगा। सो वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से हम वेबसाइट्स बना पाते हैं और उस वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, जैसे कि वेब पेजेस होते हैं। इसकी वजह से हम www की वजह से हम कोई भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं और उस वेबसाइट में जितने भी टेक्स्ट होगा, जितने भी पेजेस होंगे, इमेजेस होंगे, ग्राफिक्स होंगे, ऑडियो होंगे, वीडियो होंगे, वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं। और www के भी आगे क्या लगा होता है? HTTP, इस तरीके से, है ना, यही सब लिखा होता है। तो HTTP के बाद www, फिर डोमेन नेम आपका आता है। वेब सर्वर्स क्या होते हैं? वेब सर्वर्स कुछ ऐसे डेटाबेस होते हैं, कुछ ऐसे डाटा के डब्बे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक पहुंचाया जाता है। कौन पहुंचाता है उस इंफॉर्मेशन को यूजर्स तक? वेब ब्राउजर्स, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया या फिर आपका कोई भी मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो ये सारे जो होते हैं वेब सर्वर्स होते हैं, यानी कि कुछ डाटाबेस होते हैं, डाटा के डब्बे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन ठुसी हुई है और उस इंफॉर्मेशन को अगर यूजर्स तक पहुंचाना है तो इनके बीच में कौन बैठा हुआ है? वेब ब्राउजर्स बैठे हुए हैं। और इंटरनेट जो है उसका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका जो रिक्वेस्टेड पेज है वो वेब सर्वर से जाके वेब ब्राउजर के थ्रू होता है, यूजर के पास जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेब क्लाइंट्स क्या होते हैं। वेब क्लाइंट्स जो है वो वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया और मोजिला फायरफॉक्स हो गया। तो ये सारे के सारे वेब क्लाइंट्स होते हैं आपके। ठीक है, दो टाइप के वेब क्लाइंट होते हैं, जैसे कि डायनेमिक वेब पेजेस और वेब ब्राउजर। इस तरीके से वेबसाइट्स क्या होती है? ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर होता है, लाइक आपके ग्राफिक्स, ऑडियोज, वीडियोस, टेक्स्ट हो गए, इमेजेस हो गए, इंटरेक्टिव कंटेंट जितना भी होता है वो आपकी वेबसाइट्स में होता है। जैसे असल लाइफ में तो हमारे पास एक नोटबुक होती है, उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, है ना। लेकिन वेबसाइट जो है वो कंप्यूटर की नोटबुक होती है, कोई भी इंसान बना सकता है। उसके अंदर साउंड, ऑडियो, वीडियो
वीडियो, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ ऐड हम कर सकते हैं। और उस वेबसाइट का एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस होता है, जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है ना, वैसे ही वेबसाइट का भी एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसकी वजह से एक यूजर उस एड्रेस को टाइप करने के बाद उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकता है वेब ब्राउजर के थ्रू, है ना। सो यहाँ पर एक और आपको वेब एड्रेस दिख रहा होगा, जैसे कि http://www.google.co.in, इस तरीके से एड्रेस होता है। वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट्स के अंदर जितने भी पेजेस होते हैं ना, वो HTML की भाषा, HTML की लैंग्वेज से बनता है। उन सभी वेब पेजेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि टेक्स्ट लिखा होगा और कोई लिंक्स ऐड होंगी जिसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। उस लिंक को दबाते ही आप नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, इमेजेस हैं, टेबल्स हैं, बहुत सारे। और उन वेब पेजेस का भी एक अलग से एड्रेस होता है जिसको हम URL बोलते हैं, लाइक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है ना। वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, वेब ब्राउजर्स भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से हमने अगर कोई भी मीनिंग सर्च किया है, कुछ भी चीज़ अगर हमें एक्सेस करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में हमें जानना है, तो वेब ब्राउजर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर में सर्च ऑप्शन के ऊपर अगर हम कुछ भी कोई भी मीनिंग हम सर्च करना, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें फेच करनी है, तो वो हमें वेब ब्राउजर जो है वो प्रोवाइड करके हमें देगा डेटाबेस से, ठीक है। तो ये होता है वेब ब्राउजर, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है मोजिला इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ये सारे पॉपुलर ब्राउजर्स हैं। अब बात करते हैं ब्लॉग्स की। ये आपने ब्लॉग्स का साइन देखा ही होगा, B से स्टार्ट होता है ना, ऑरेंज कलर का। ब्लॉग ना एक ऑनलाइन डायरी की तरह है, जिसके ऊपर हम अपने पर्सनल जो भी चीज़, हमें पर्सनल हैबिट्स, लाइक हमें कोई भी चीज़ की इंफॉर्मेशन पता है, काफ़ी ज़्यादा पता है ना। जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है, क्या पता आपको कुकिंग करना पसंद है, आपको कुकिंग के बारे में या फिर मेकअप के बारे में A to Z नॉलेज है, तो आप अपनी नॉलेज दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, तो उस पर आप लिख सकते हो और वो लोगों के पास पहुंचेगा, तो उससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ऑनलाइन डायरी की तरह है, पर्सनल ऑनलाइन डायरी की तरह, है ना। इसके ऊपर आप इवेंट्स, अनाउंसमेंट, न्यूज़, रिव्यूज़, ये सब कुछ कर सकते हो शेयर। न्यूज़ ग्रुप क्या होते हैं, ये एक डिस्कशन होती है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, डिस्कशन होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, फॉर एग्जांपल मेकअप के बारे में ही, और इसके ऊपर नोट्स वगैरह लिखे जा सकते हैं, नोट्स मेकअप के ऊपर ही। सो दैट इज न्यूज़ ग्रुप। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जैसे हमारे इंडिया में या फिर अब्रॉड कितनी सारी लैंग्वेजेस है ना, हिंदी, इंग्लिश है, फ्रेंच, जर्मन है, इस तरीके से स्पेनिश है, इटालियन है, तो वैसे ही कंप्यूटर की भाषा होती है काफ़ी सारी, लाइक HTML, पाइथन, जावा, इस तरीके से। HTML भी एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की बहुत फेमस, जिसकी वजह से हम बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। वेबसाइट्स के अंदर जितने भी वेब पेजेस होंगे, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, वो भी HTML से बन सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। किसने फाइंड किया था, टिम बर्नर्स-ली ने, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और जितने भी उसके अंदर कोई भी डिज़ाइनिंग करनी है, तो HTML के साथ साथ हम CSS की वजह से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट की, और इसकी वजह से हम अपनी वेबसाइट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक्स वगैरह सब कुछ ऐड करवा सकते हैं। हाइपरलिंक्स क्या होती है, कुछ मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, ये देखो, ये जो ये ब्लू कलर की चमक रही है ना, इसको हम हाइपर लिंक कहते हैं। अगर मैं इस ब्लू कलर की को प्रेस करूंगी ना, तो उसके बाद एक न्यू पेज पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो दैट इज वेब एड्रेस। क्या होता है, हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस माना जाता है, एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे गूगल का अलग है, दूसरी वेबसाइट्स का अलग है। सो दैट इज वेब एड्रेस, और इस एड्रेस को हम URL बोलते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, ठीक है। अब ईमेल एड्रेस देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके ऊपर आप कम्युनिकेट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। और ये एक मेथड है कम्युनिकेशन का, जैसे कि आपके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह पर आपका ईमेल एड्रेस, बैंक वगैरह में भी ईमेल एड्रेस लगता है, और वहाँ से आपको ईमेल्स आते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिकली आप कम्युनिकेट कर सकते हो उससे। और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से आप ईमेल बना सकते हो, लाइक जीमेल, हॉटमेल और याहू मेल, रेडिफ मेल, mailin.com, इस तरीके से। अच्छा, डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम अ रिमोट साइट। डाउनलोडिंग का क्या मतलब होता है कि कोई भी रिमोट मशीन है, उसके ऊपर से, उसके अंदर से हम कोई भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, सो दैट इज डाउनलोडिंग, है ना। अपलोडिंग क्या होता है, अपलोडिंग मतलब कि हम एक फाइल को ट्रांसमिट कर रहे हैं दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर ग्लोबली हम उस फाइल को अपलोड कर रहे हैं लार्ज कंप्यूटर सिस्टम में, है ना। और अब हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे कंप्यूटर के, जैसे कि TCP/IP पहला प्रोटोकॉल है या फिर रूल्स है ना, जिसकी वजह, ये जैसे हर चीज़ के रूल्स होते हैं। स्कूल्स में भी आपने रूल्स देखे होंगे कि पोनी टेल बना के आनी है, और
वैसे हेयर शॉर्ट होने चाहिए, नीट एंड क्लीन ड्रेस होनी चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, है ना, ऐसे स्कूल्स के रूल होते हैं, बातें नहीं करनी है तो इंग्लिश में बात करनी है, इस तरीके से, है ना। तो वैसे ही इंटरनेट के भी रूल्स होते हैं, जैसे कि पहला रूल है टीसीपी आईपी या फिर कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इस इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी जो है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो एक एड्रेस होता है, हर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, उसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं जनरली। और जैसे आप कोई लैपटॉप लेके आए हो तो उसका अलग मिलेगा, आपका फ्रेंड कोई लैपटॉप लेके आया हो उसका एड्रेस अलग मिलेगा, इससे ऐसे अलग अलग एड्रेस क्यों होते हैं, ताकि हम वो एरिया जान पाए कि वो लैपटॉप जो है किस एरिया से एक्सेस कर रहा है, किस एरिया में वो प्रेजेंट है, उस हिसाब से उसका आईपी एड्रेस होता है। हर कंप्यूटर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। सो इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ, दिस इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिसकी वजह से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, और उसके बाद देखो इसका क्या काम है। आईपी डिलीवर्स द पैकेट दैट आर रिसीव्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मान लो एक कंप्यूटर ने कोई रिक्वेस्ट शो की है कि मुझे ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन जो है आप तक ना पैकेट्स की फॉर्म में पहुंचती है। मान लो आपने google.com को सर्च किया, तो जो डाटाबेस होगा ना उसके अंदर से पैकेट्स ट्रांसफर होंगे कि इस इंसान ने google.com को एक्सेस करने की इच्छा करी है, तो हम पैकेट्स के रूप में इंफॉर्मेशन भेजते हैं और उसके कंप्यूटर पे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में google.com जो है ओपन हो जाएगा। सो आईपी एड्रेस की वजह से ही पैकेट्स जो है एक कंप्यूटर पे दूसरे कंप्यूटर तक पहुंच जाते हैं, और इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डर ऑफ पैकेट। एक पैकेट पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। और अरेंजमेंट ऑफ पैकेट्स, जो पैकेट्स का अरेंजमेंट है कि पहले ये चीज़ खुलेगी, फिर ये चीज़ खुलेगी, फिर ये चीज़ खुलेगी, तो वो किस चीज़ का काम है, टीसीपी का, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी एड्रेस का एक एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी सारे डॉट 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 लगे हुए हैं, है ना, तो ये आईपी एड्रेस होता है। एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रोटोकॉल है। ये ईमेल्स 2 या 2 से 3 सर्वर्स के बीच में अगर ईमेल्स हमें भेजने हो तो उसमें एसएमटीपी काम आता है, ठीक है। पीओपी3 क्या होता है, ये एक क्लाइंट जैसे मैं हूँ, और सर्वर यानी कि मेरा कंप्यूटर, क्लाइंट सर्वर का प्रोटोकॉल होता है जहाँ पर ईमेल को रिसीव किया जाता है। अगर मान लो मेरे कंप्यूटर में कोई ईमेल आया तो कंप्यूटर मेरे लिए ईमेल काफ़ी टाइम तक रखेगा जब तक मैं उस ईमेल को देख नहीं लेती, और जब मैं उस ईमेल को देख लूँगी, यानी कि मैं उस ईमेल को रिसीव कर लूँगी अपने मेल बॉक्स में, तो मैं उसको डाउनलोड कर सकती हूँ, वो भी POP3 की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट इज HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP से हर एक वेबसाइट स्टार्ट होती है ना, जैसे www के पीछे आप आगे आप HTTP देखते हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि एक कंप्यूटर पे या फिर एक वेबसाइट पे कितने सारे डाटा जो है एक्सचेंज हो रहे हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट और फाइल्स जैसे कि इमेजेस, साउंड इफेक्ट, टेक्स्ट, वीडियोज, ऑडियोज आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं एक दूसरे के साथ, और वेब ब्राउजर पे हम इजीली उस चीज़ को देख सकते हैं, दैट इज HTTP। और एक होता है HTTPS, यहाँ पर S मतलब होता है सिक्योर, यानी कि अगर किसी भी वेबसाइट के आगे HTTPS है तो वो वेबसाइट जो है सिक्योर है, और अगर नहीं है तो वो सिक्योर नहीं है ना। तो ये HTTP जो है ना रजिस्टर हो जाता है SSL सर्टिफिकेट के साथ, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। इन वेबसाइट्स को बहुत कम हैक किया जा सकता है क्योंकि इनके पास SSL सर्टिफिकेट होता है। जैसे कि आपकी जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होगी, लाइक बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ई-कॉमर्स से रिलेटेड, जितनी भी वेबसाइट्स होगी जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होती है बेसिकली, तो वहाँ पे HTTPS ज़रूर लगता है, ठीक है। SSH क्या होता है, सिक्योर शेल। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नेटवर्क सर्विसेज एग्जीक्यूट होती हैं, सिक्योर नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर्स के अंदर, और यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है रिमोटली कनेक्टेड होते हैं जिसकी वजह से नेटवर्क कम्युनिकेशन हो पाती है। SSH जो है वो होता है, ठीक है। SFTP क्या होता है, शॉर्ट फॉर सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SFTP पढ़ने से पहले FTP पढ़ लेते हैं पहले। FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जहाँ पर हम 2 कंप्यूटर्स या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में फाइल्स एक्सचेंज कर सकते हैं, और इसी से मिलकर SFTP बना है, यानी कि सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर क्या होता है, ये FTP का ही वर्जन है जिसकी वजह से हमारे जितने भी पासवर्ड्स होते हैं, जितने भी फाइल्स वगैरह होती हैं, जितने भी डाटा होता है, वो सब कुछ सेफ रहता है ना। अब आगे देखो SCP क्या होती है, यानी कि सिक्योर कॉपी। क्या होती है, सिक्योर कॉपी। एंड यहाँ पर फाइल जो है, ये एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर्स की फाइल जो है वो सेफ रहती है।
फ्रॉम अ लोकल होस्ट टू अ रिमोट होस्ट, ठीक है। और टेलनेट क्या होता है? टेलनेट एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी वजह से अलग अलग कंप्यूटर्स में कनेक्शन होता है, चाहे वो जोग्राफिकली बाहर हो या चाहे वो जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही हो। तो काफ़ी सारे कंप्यूटर्स जो है सिक्योरली कनेक्टेड रहते हैं। और this allows the internet users to log in at some remote computer and then work on it, यानी कि आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के कोई भी इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, SMTP क्या होता है? द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, इसमें क्या होता है? कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ ईमेल मैसेजेस ऑन द इंटरनेट। जितने भी ईमेल मैसेजेस ट्रांसफर होते रहते हैं इंटरनेट पे, वो कौन कंट्रोल करता है? SMTP। अब बात करते हैं, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स है वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब और जो बेसिक चीजें बची हुई है वो और देख लेता है। इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करना चाहें इंटरनेट पे तो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर्स। और लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन, बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताए थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, और भी काफ़ी सारे सर्च इंजन है, गूगल है, फेसबुक है, नहीं गूगल है, और भी काफ़ी सारे हैं ना। तो उनकी वजह से हम कोई भी साइट्स को सर्च कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में। जैसे कि मेकअप के ऊपर आपको कुछ सर्च करना है तो आप पर्टिकुलर साइट के ऊपर जा सकते हो। फाइंडिंग पीपल ऑन द इंटरनेट, बहुत सारी ऐसी साइट्स है जिसके ऊपर ग्लोबली जिसके ऊपर आप यूजर्स को फाइंड कर सकते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक हो गया एंड स्नैपचैट हो गया, काफ़ी सारे ऐसे हैं। और चैट क्या होता है? चैट मतलब टेक्सटिंग करना, टॉकिंग ओवर द इंटरनेट, ये होती है चैट। और आप बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, फ्री चैटिंग आप कर सकते हो, ये तो हम बच्चा भी जानते हैं। तो और ईमेल क्या होता है? ईमेल भी इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मल तरीके से होता है, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन सर्विस होती है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होती है। काफ़ी सारे पार्टीज़ के बीच में टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो शेयर होते हैं, जैसे कि पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट, ड्राइव लिंक, कुछ भी, बहुत सारी ईमेल अटैचमेंट्स जो है वो हम ईमेल में अटैच कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? जब बहुत सारे इंसान जो है आपस में कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं वीडियो के ऊपर और वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे का फेस, ऑडियो वगैरह सब उनको विजिबल होता है इस तरीके से। ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग में काफ़ी सारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऐड होती है जिसकी वजह से हम सीखते हैं और सिखाते भी हैं। बहुत सारा मल्टीमीडिया होता है, जैसे वीडियो होता है, PPTs होती है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिखा होता है, इंटरैक्टिव सा सब कुछ होता है, दैट इज़ ई लर्निंग। ई बैंकिंग क्या होता है? ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जहाँ पर कस्टमर्स जो है जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस होता है वो किसी साइट से कर पा रहा है, दैट इज़ ई बैंकिंग। ई शॉपिंग क्या होता है कि हम शॉपिंग कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बदले में। ई रिजर्वेशन क्या होता है? अगर हमें कभी भी कोई बुकिंग करवानी है ऑनलाइन, जैसे कि ट्रेन के लिए, बस के लिए, कोई भी कार, प्लेन, होटल, मूवीज़ वगैरह के लिए, सो दैट इज़ ई रिजर्वेशन। ई गवर्नेंस क्या होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कर रहे हैं, मान लो गवर्नमेंट को कुछ भी नोटिफाई करना हो पब्लिक को तो ई गवर्नेंस के थ्रू, मतलब वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू हमें कर सकते हैं इन्फॉर्म, ठीक है। और ई ग्रुप्स क्या होते हैं? बहुत सारे ग्रुप्स हम बना सकते हैं, जैसे कि फैमिली ग्रुप बना सकते हैं ईमेल्स इकट्ठा कर करके, और फ्रेंड्स का ग्रुप बना सकते हैं। ऑफिस की ईमेल एड्रेस करते हैं कि मतलब एक ने अगर मेल लिखा किसी को तो पूरी फैमिली के पास, पूरे फ्रेंड लिस्ट के पास या फिर पूरे ऑफिस के लोगों के पास पहुंचे, दैट इज ईमेल ग्रुप्स, ई ग्रुप्स। सोशल नेटवर्किंग तो आपको पता ही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसकी वजह से हम काफ़ी कुछ शेयर कर सकते हैं अपनी लाइफ का, लाइक फोटोज़, वीडियोस, स्टोरीज, इस तरीके से। और इससे क्या होता है? सोशली जो है वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, दैट इज सोशली और सोशल नेटवर्किंग। SMS क्या होता है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और इसमें आप मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हो। 160 कैरेक्टर्स लेंथ होती है, 5 बिट मोड होता है और 2 to 4 कैरेक्टर्स ये सपोर्ट करता है। MMS क्या होता है? मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विस। इसके अंदर आप टेक्स्ट मैसेजेस तो भेज ही सकते हो, साथ में अगर मान लो कभी आपको वीडियो भेजनी पड़ गई या फिर आप वीडियो के साथ साथ इमेजेस भेजनी पड़ गई, साउंड, कोई कॉन्टैक्ट शेयर करना पड़ गया, लोकेशन शेयर करनी पड़ गई, तो होते हैं MMS। और 3G क्या होता है? थर्ड जनरेशन, ये 2G से ऊपर वाला वर्जन है, थोड़ी सी 2G से ज़्यादा स्पीड है इसकी, और ये 0.2 Mbit की स्पीड से चलता था। अब 3G के ऊपर भी वर्जन आ गया, यानी कि 4th जनरेशन 4G आ चुका है और ये ज़्यादा फास्ट चलता है देन 3G, और 5 से 7 टाइम ज़्यादा 3G से चलता है, और 150 Mbps की इसकी स्पीड है। अब तो 5G भी आ चुका है, लेकिन इंडिया में अभी कम आया है
बाहर के देशों में ज़्यादा है। तो बस इसमें यही छोटी-मोटी डेफिनेशंस थी जो कि आपको पता भी है। अगर आप इनको याद भी नहीं करोगे तो भी आप बना-बना के आराम से इसको लिख सकते हो और आई गेस ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो वही टेलीग्राम पे आपको मिल जाएँगे। कोई भी डाउट पूछना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम भी कर सकते हो एंड आई होप आपको वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और ये इतना इजी चैप्टर है ना। बेसिकली आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, बचपन से तो नहीं, मतलब 7th 8th 9th में भी आपने पढ़ा ही हुआ है ये कि HTML क्या होते हैं। इसके अंदर ना टैग्स होते हैं, टैग्स कुछ इस फॉर्म में जैसे कोडिंग नहीं होती, बिल्कुल वैसा ही होता है ये भी कोडिंग ही। ठीक है, और इसमें कोडिंग करते करते टैग्स की हेल्प से कोडिंग करते करते हम अपनी एक खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। वेबसाइट जैसे कि आपकी कोई भी वेबसाइट है, इंटरनेट पे सारी वेबसाइट्स ही पड़ी हुई हैं। तो वैसी वेबसाइट अगर आपको खुद के दम पे बनानी है ना, तो आपको HTML की भाषा आनी चाहिए। इसलिए आपको जैसे आजकल वेबसाइट डेवलपमेंट की इतनी अच्छी स्किल्स है ना। किसी के पास हो तो लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता है अगर उसको ये वाली स्किल्स वेबसाइट बनानी आती होगी तो उसके लिए आपको HTML सिखाया जाता है। अगर किसी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उसको बेसिक सिखा दिए जाते हैं कि एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो नॉलेज हो, राइट। ओके, सो ये वाला चैप्टर आज हम करेंगे। इसमें बेसिकली अगर आपको टैग का मतलब होता है, पता होगा ना कि क्या होता है टैग, तो आप पूरा प्रोग्राम भी लिख सकते हो अपने पेपर में और उसके बारे में अपने तरफ से बना बना के भी लिख सकते हो कि ये टैग किस काम आता है। ओके, सो ये जो नोट्स है ये मैंने लिए हैं ओसवाल बुक से और मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगी इस फाइल को, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। कोई भी डाउट आया मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना, आई विल रिप्लाई। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। आपका कम से कम टाइम में फुली डिटेल में इस चैप्टर को खत्म करवाने वाली हूँ, राइट। सो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये HTML जो है ना वो इन्वेंट किया गया था नवंबर 1990 में, है ना। किसने किया था, टिम बर्नर्स ली में। और उनका बेसिक पर्पस क्या था HTML की भाषा को बनाने के लिए, ताकि साइंटिस्ट के लिए कुछ काम इजी हो जाए अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, ताकि रिसर्चर्स के डॉक्यूमेंट को हम एक्सेस कर सकें। तो इस वजह से उन्होंने बनाया था। लेकिन बाद में ये जो लैंग्वेज है ये वेबसाइट या फिर वेब पेजेस बनाने के भी काम आ गई थी, है ना। इस लैंग्वेज को कुछ स्पेशल टैग्स की मदद से कोड किया जाता है। उन टैग्स के अंदर जो चीज लिखी जाती है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ये टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो HTML का बेसिक मतलब समझ में आया कि ये एक कंप्यूटर की भाषा है जिसमें इस भाषा को टैग्स की मदद से लिखा जाता है। जैसे हिंदी भाषा को अनार कै कबूतर इन सब से लिखा जाता है ना, वैसे ही HTML की भाषा को टैग्स की मदद से लिखा जाता है। ओके, अब हमें वही सारे टैग्स देखने हैं। ये देखो, आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये आपको दिख रहे हैं। ये जो इन ब्रैकेट्स में है, ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स में, इसको हम बोलते हैं टैग, है ना। तो सबसे ऊपर आपका एक टैग आता है जिसका नाम होता है HTML, कि भाई हम HTML की भाषा लिख रहे हैं। और ये लिखना कहाँ होता है, वर्ड पैड में लिख लो या फिर नोट पैड में लिख लो, जहां पर आपका मन है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप HTML लिखोगे। ओके, अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है HTML की मदद से तो पहले आप ये लिखोगे। फिर आप लिखोगे हेड, दूसरे नंबर पे आता है हेड, कि अब हमें चालू करना है अपना काम। फिर तीसरे नंबर पे लिखोगे टाइटल। टाइटल में क्या क्या चीजें आती हैं कि आपकी मतलब इस फाइल का क्या नाम होगा, है ना, या फिर आप किस चीज के ऊपर अपनी वेबसाइट बना रहे हो। तो आप लिख दो द स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, नाम से आपकी फाइल होगी। और टाइटल को आप बंद कर दो। कैसे बंद करोगे किसी भी टैग को, लिखना तो ऐसे ही है, बस ये डंडा लगा देना है, इसका मतलब है टैग बंद हो गया, है ना। फिर आपका हेड में बस इतना ही आता है। हेड के अंदर पहले हेड ओपन करोगे, फिर हेड ओपन करने के बाद आता है टाइटल। जब टाइटल आपका बंद हो जाएगा फिर आपका हेड भी बंद हो जाएगा। हेड का बस इतना ही काम है। उसके बाद आपको लिखना होता है बॉडी। बॉडी जो है मेन होती है। जैसे आप इंग्लिश में लेटर लिखते हो, सबसे पहले एड्रेस पार्ट आता है, फिर बॉडी आती है और फिर लास्ट में आता है नेम वगैरह आता है। ठीक है, योर्स फेथफुली। वैसे ही बॉडी में आप लेटर का कंटेंट लिखते हो ना, कि आपने किस पर्पस से लेटर लिखा है, वैसे ही इस बॉडी में आपकी वेबसाइट पे क्या क्या डिजाइन होगा, आपकी वेबसाइट कैसे कैसे दिखेगी, वो सब चीज बॉडी के अंदर आती है। और जब आपका
बॉडी वाला पार्ट खत्म हो जाता है तो आप HTML जो यहाँ पे स्टार्ट किया था वो बंद कर देते हो। फिर जब ये पूरी फाइल बन जाती है वर्ड पैड में तो आप .htm के नाम से उसको सेव कर देते हो। जैसे मैंने सेव कर दी शिखा .htm के नाम से अपनी फाइल को सेव कर दिया। उसके बाद जब आप इसको रन करोगे ना देन आपकी जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ओके, अच्छा, तो ये हो गया हमारा HTML का। ये जो हमने टैग्स किए, अब इस बॉडी टैग के अंदर कैसे कैसे टैग्स आते हैं वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो अब सीक्वेंस स्टार्ट होती जाएगी नंबर ऑफ टैग्स की, तो उनके बेसिक यूजेस को ध्यान में रखना और उनके स्ट्रक्चर को पहचानने की कोशिश करना। मैं सब करा दूंगी, टेंशन मत लो। तो सबसे पहला तो होता है HTML का टैग, ठीक है। ये जो है इसके अंदर हेड वाला टैग भी आता है और बॉडी वाला टैग भी आता है ना। तो आप सबसे पहले अपना जो HTML है, जो मतलब आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है वो आप HTML से ही स्टार्ट करोगे, ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई आप वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहे हो, कंप्यूटर को पता होना चाहिए ये चीज़, तो इसलिए हम HTML टैग से स्टार्ट करते हैं ना। उसके बाद डालनी होती है आपको हेड की कमांड, हेड टैग डालना होता है। हेड टैग के अंदर आपको बेसिकली क्या लिखना होता है कि आपकी टाइटल क्या है ना। तो हेड टैग के बाद आपको टाइटल लिखना होता है और उस टाइटल के अंदर आपको लिखना होता है कि आपका बेसिकली टाइटल क्या है किसी भी चीज़ का। ये जो आप वेबसाइट बना रहे हो किस चीज़ की बना रहे हो उसका टाइटल, और टाइटल जो है आप फिर क्लोज कर दोगे एंड देन हेड भी आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। हेड क्लोज हो जाएगा, फिर बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी के बाद आप जितना भी चीज़ें अपनी वेबसाइट में करना चाहते हो वो बॉडी टैग के अंदर ही आएंगे। फिर जब आपने पूरी साइट की कोडिंग कर ली फिर आप बॉडी बंद करोगे और लास्ट में HTML भी बंद कर दोगे, ठीक है। अब कंटेनर टैग क्या होता है? कंटेनर टैग्स वो वाले टैग होते हैं जिनको खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। जैसे कि टाइटल, टाइटल आपको आप खोलोगे भी बंद भी करोगे, हेड भी, बॉडी भी, HTML वाला टैग भी, है ना। तो होते हैं कंटेनर टैग। लेकिन ऐसे भी टैग्स होते हैं जिसको आपको बंद करने की जरूरत नहीं होती, मतलब ऐसे स्लैश करने की बंद करने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा खुले ही रहते हैं, एम्प्टी टैग होते हैं। जैसे कि इसमें होता है BR मतलब ब्रेक, यानी कि अगर आपको कोई भी चीज अगली लाइन से स्टार्ट करवानी हो ना तो उसको हम कहते हैं ब्रेक। ओके, जैसे कि आपने एक जगह एक लाइन में आपने अपना कंटेंट लिख लिया, अब आप चाहते हो कि आप वो टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करवाओ, तो आप इधर ब्रेक डाल दोगे कि मुझे इस लाइन में सिर्फ इतना ही लिखना है, अब इसके बाद ब्रेक देना और नेक्स्ट लाइन में फिर जो आगे लिखूंगा वो नेक्स्ट लाइन में फिर आ जाएगा, डिस्प्ले होगा, तो ये होता है ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पर एक और टैग होता है, जैसे कि इधर देखो HR टैग आपको दिख गया। अगर आपको कोई भी चीज हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करवानी हो, मतलब ऐसे लेटी हुई, तो आप HR टैग लगाते हो। ओके, अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर अब आगे हम देखते हैं कि बॉडी टैग के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे आपका पहले HTML, फिर हेड, फिर उसके बाद टाइटल, टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज, देन बॉडी स्टार्ट। अब उस बॉडी के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक तो आप BG कलर एट्रीब्यूट का देखो, जो बॉडी टैग है ना वो तो टैग है, लेकिन आप बॉडी के अंदर जो जो चीज मेंशन कर सकते हो ना वो उसके होते हैं बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये बॉडी टैग का ही पार्ट है, तो इसलिए एट्रीब्यूट्स हो गए। तो अगर आपको बॉडी टैग में क्या क्या लिखना है, BG कलर क्या होता है कि जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसका बैकग्राउंड कलर कैसा होगा। जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलो तो या तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, येलो हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, बेस्ड अपॉन योर क्रिएटिविटी। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट के पीछे का बैकग्राउंड का कलर दिलवाना है तो आप यूज करोगे BG कलर एट्रीब्यूट को, है ना। जैसे आपने लिखा बॉडी टैग और यहाँ पे आप लिख दो BG कलर, कलर की स्पेलिंग COLOR होती है HTML में, इज इक्वल टू येलो, और ये 2 कॉलन लगा के फिर कॉमा फिर आगे वाला एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये होता है BG कलर। अब आता है एक बैकग्राउंड क्या होता है? अगर आपको अपनी वेबसाइट के बैकग्राउंड में कोई इमेज डालनी है, ठीक है, कोई भी इमेज डालें तो आप बैकग्राउंड का यूज करते हो। उसके बाद हम आते हैं लिंक पे। अगर आपको अपनी वेबसाइट में कोई भी लिंक एम्बेड करनी है ना, जिस लिंक को दबा के कोई दूसरा इंसान किसी दूसरी वेबसाइट पे चला जाए, तो वो लिंक भी हम डलवा सकते हैं, उस लिंक का कलर भी हम डाल सकते हैं। और ए लिंक क्या होता है? एक्टिव लिंक का मतलब कि अभी तक इस साइट पे कोई गया नहीं है, इस लिंक को प्रेस करके कोई गया नहीं है, तो वो जो एक्टिव लिंक होगी वो ब्लू से मेंशन होगी। जैसे मान लो आप गूगल पे कुछ भी चीज़ सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल क्लास 10th नोट्स के बारे में सर्च कर रहे हो, तो आपके पास जितने भी रिजल्ट आएंगे वो नॉर्मल ब्लू कलर में आएंगे, है ना, डार्क ब्लू टाइप में। लेकिन
अगर आप उन्हीं साइट्स पे पहले गए हुए हो, पहले आपने विज़िट किया हुआ है, तो वही लिंक जो है पर्पल कलर से शो होगी, है ना? या फिर वॉयलेट कलर से शो होगी, तो उसका नाम होता है विज़िटेड लिंक कि आप इस लिंक पे पहले भी विज़िट कर चुके हो, इसलिए इसका जो कलर है वो पर्पल आया हुआ है और इस साइट पे इस लिंक पे आप कभी गए नहीं हो पहले, तो उसका जो लिंक है वो ब्लू में ही आएगा। तो इस तरीके से आप अपने वेब पेजेज़ पे या फिर वेबसाइट में आप लिंक भी ऐड कर सकते हो, ओके? तो ये होगा। उसके बाद जो भी आपको टेक्स्ट डालना होता है अपनी वेबसाइट में, भाई टेक्स्ट तो डालोगे ही ना, तो उस टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए जैसे आपको बड़े फ़ॉन्ट में लिखना है, छोटे फ़ॉन्ट में लिखना है, कर्सिव लिखना है, सीधा लिखना है, किस स्टाइल में लिखना है और उस फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, उसके लिए भी प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना? तो अगर आपको अपने टेक्स्ट को ठीक करना है, तो उसके लिए फ़ॉन्ट टैग यूज़ होता है ना? फ़ॉन्ट टैग में उसके भी फ़ॉन्ट टैग के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। फ़ॉन्ट टैग के अंदर भी कौन-कौन से हैं? एक तो फेस, फेस क्या होता है कि आप किस तरीके का टेक्स्ट लिखना चाहते हो, बोल्ड लिखना चाहते हो और उसके बाद आप कर्सिव राइटिंग में लिखना चाहते हो, मतलब अलग-अलग फ़ॉन्ट स्टाइल्स होते हैं। तो होता है फेस में कि आपको एरियल चाहिए, कैलिबरी चाहिए, है ना? और रेलवे चाहिए, इस टाइप से। साइज़ क्या होगा? 10 होगा, 20 होगा या फिर 100 होगा टेक्स्ट का साइज़, मतलब कितना बड़ा आपको रखना है, कितना छोटा है, कितना मीडियम। और कलर कि आप किस कलर से आप अपना टेक्स्ट शो करना चाहते हो, रेड, ब्लू, येलो ग्रीन फलाना-ढिमकाना, तो आप कलर भी लिख सकते हो, है ना? अगला टैग होता है पी टैग। अगर आपको कोई लंबा-चौड़ा पैराग्राफ लिखना है, तो आपको कैसे लिखना है? पी टैग, इस तरीके से। और ये जो पी है, वो बंद भी होता है। जब आपका पैराग्राफ पूरा हो जाता है, यू जस्ट क्लोज़ योर पैराग्राफ टैग। अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो आप बी का यूज़ करोगे, बी टैग, उसको क्लोज़ करोगे। इटैलिक्स में लिखवाना है अपना टेक्स्ट, तो आई टैग और आई टैग को क्लोज़ करोगे और अंडरलाइन करवाना है, तो यू टैग और यू टैग को क्लोज़ करोगे। तो ये होता है बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन। एचआर टैग जो होता है वो हॉरिज़ॉन्टल चीज़ों को लिखने में हेल्प करता है ना? अब यहाँ पर देखो एसयूबी और एसयूपी टैग्स। जो बी होता है वो होता है सबस्क्रिप्ट के लिए और एसयूपी जो होता है वो सुपरस्क्रिप्ट के लिए होता है। जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा कुछ-कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, तो जो ये स्क्वायर होता है या कोई भी पावर होती है, क्यूब भी हो सकता है, 4 भी आ सकता है, तो ये जो ऊपर लगे होते हैं इसको तो आप कहते हो सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है? लेकिन आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कई जो एलिमेंट्स होते हैं, कई जो पावर होती है वो नीचे लिखी होती है ना? तो नीचे को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट। समझ में आ गया? अगर आपको कोई ऐसा लिखवाना है जिसमें नीचे आपका पावर आनी हो तो उसका आप सबस्क्रिप्ट का टैग लगाओगे और अगर किसी पावर को आपको ऊपर अपर करके दिखाना है तो आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करोगे और फिर आपको इन्हें क्लोज़ कर देना है। जैसे कि यहाँ पर अ, ये देखो सब क्लोज़ हो गया और सुब भी क्लोज़ हो गया ओपन होके, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको क्लोज़ एंड ओपन कर सकते हो। फिर हमें पढ़ना है इसके अंदर इमेजेस। अगर आपको इमेजेस अभी पहले ना हम सीख लेते हैं कि इन टैग्स का मतलब क्या है, फिर एक क्वेश्चन भी करके देख लेंगे, ठीक है? इमेजेस अगर आपको अपनी वेबसाइट में इमेजेस डलवानी है तो आप कैसे यूज़ करोगे? उसके लिए एक टैग होता है आईएमजी। ठीक है? आईएमजी एक टैग होता है, लेकिन इस आईएमजी के साथ-साथ आपको एसआरसी भी लगाना होता है, ठीक है? एसआरसी में आप क्या लगवाओगे? एसआरसी आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपके कंप्यूटर में अगर कोई इमेज है तो वो फाइल एक्सप्लोरर में होगी, फाइल एक्सप्लोरर में शायद डेस्कटॉप पे होगी और उस डेस्कटॉप पे होने के बाद उस इमेज का नाम क्या होगा? किस डॉट आईएमजी या फिर डॉट जेपीईजी किस नाम से वो सेव है वो इमेज, वो सब चीज़ें आपको एसआरसी में मेंशन करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो आईएमजी का टैग लगाया, एसआरसी एट्रीब्यूट लगाया, इज़ इक्वल टू का साइन लगाया, फिर डबल कॉलन लगाया, फिर एड्रेस लिख दो कि वो किस नाम से सेव है, जैसे कि शिखा डॉट जेपीजी के नाम से सेव है वो इमेज, तो वो आपने लगा दिया, ठीक है? उसके बाद आप विड्थ लिखोगे, हाइट लिखोगे। विड्थ जो है वो आपको मेंशन कर देनी है, हाइट आप मेंशन कर देना, ओके? और एल्ट आप मेंशन कर देना। एल्ट क्या होता है वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर ये देखो एल्ट एट्रीब्यूट जो होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है कि जैसे अगर आप वेबसाइट पे उस इमेज का कोई नाम शो करना चाहते हो तो आप ऑल्ट एट्रीब्यूट में लिख सकते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देखो आईएमजी एसआरसी लिख दिया, आईएमजी एसआरसी में आपने एड्रेस लिख दिया कि किस एड्रेस के नाम से, किस नाम से आपके कंप्यूटर में वो इमेज सेव्ड है, तो वो नाम आपने लिख दिया।
और एल्ट में आपने लिख दिया कि रेनिंग स्काइज, कि जब भी मेरी वेबसाइट पे इमेज शो हो रही होगी तो उसके नीचे नाम लिखा होगा रेनिंग स्काइज या फिर ऊपर लिखा होगा। ओके, तो आपने एल्ट लिख दिया। कितनी हाइट और विड्थ में, कितनी बड़ी छोटी आप अपनी इमेज दिखाना चाहो वो हाइट और विड्थ में लिख देना। और लॉन्ग डेस्क में क्या होता है लॉन्ग डेस्क, वो भी देख लेते हैं। अगर मान लो आपका इमेज का डिस्क्रिप्शन ज़्यादा बड़ा है, आप ज़्यादा ब्रीफली अपनी ज़्यादा मतलब लंबाई में, या फिर अगर आप अपना इमेज जो है वो ज़्यादा वर्ड्स में समझाना चाहते हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, तो आप लॉन्ग डेस्क के नाम से लिख सकते हो। ठीक है, आप अपनी HTML फाइल को अटैच भी कर सकते हो कि ये चीज़ मुझे लिखनी है अपनी इमेज के नीचे, तो आप वो किसी HTML फाइल में लिख के अपना टेक्स्ट और फिर वो फाइल जो है लॉन्ग डेस्क में लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अटैच कर सकते हो। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो वो जो आपकी इस HTML फाइल में जितना भी टेक्स्ट होगा वो इमेज के साथ ही वहीं पे शो करने लग जाएगा। तो ये होते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये आपका इमेज भी हो गया। इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज लिंक्स के बारे में, अभी लिस्ट के बारे में अभी हमें बात करना है। लिस्ट क्या होती है, जैसे कि आप कहीं पे राशन लेने जाते हो, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर देती हूँ। हाँ, जैसे कि आप कभी राशन लेने जाते हो किसी भी मॉल में, दुकान पे, राशन शॉप्स में, तो आप क्या करते हो, एक पूरी लिस्ट बना लेते हो महीने की या 2 महीने की, कि आपको क्या क्या चाहिए। जैसे कि दाल चाहिए, जीरा चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए और साबुन चाहिए, फेस वॉश भी ले आते हैं ना, तो ऐसे लिस्ट बना लेते हो आप। तो वो लिस्ट जो होती है ना, वो आइटम्स को डिस्क्राइब करती है कि कौन कौन सा आइटम्स चाहिए। और लिस्ट जो है सिर्फ ग्रोसरी की नहीं हो सकती, कई चीज़ों की लिस्ट हो सकती है ना। अब लिस्ट भी काफ़ी टाइप की बनती है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम यूएल से दर्शाते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट और एक डीएल। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जैसे अगर हम एरो बना के या फिर डॉट डॉट करके या स्क्वायर, इस तरीके से हम बनाते हैं लिस्ट अपनी। ऑर्डर्ड लिस्ट वो होती है जिसमें या तो ABC या फिर 1 2 3 इन सब चीज़ों से ऑर्डर में लिस्ट बन रही है। एंड डीएल क्या होती है, डेफिनेशन लिस्ट। डिक्शनरी देखी है ना आपने, एक वर्ड लिखा होता है उसके आगे उसकी डेफिनेशन लिखी होती है, तो वही चीज़ डेफिनेशन लिस्ट में आती है। तो अगर आपको वेबसाइट में अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो आप यूएल टैग का यूज करोगे। कौन से टैग का, यूएल टैग का, और यूएल को आप क्लोज करोगे। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट को आप ओएल से स्टार्ट करोगे एंड ओएल से क्लोज करोगे। ओके, नाउ डेफिनेशन लिस्ट कैसे होता है, मान लो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है किसी भी चीज़ की, तो सबसे पहले तो आप कंप्यूटर को बताओगे कि मैं डेफिनेशन लिखना चाहती हूँ किसी वर्ड की, तो आपने डीएल लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, डीएल लिखने के बाद फिर आपको डीटी लिखना है कि आप किस चीज़ की डेफिनेशन लिखना चाहते हो। मान लो मैं लिख रही हूँ एग्रीकल्चर की, तो मैंने एग्रीकल्चर लिखा और डीटी मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके बाद मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है एग्रीकल्चर की, तो मैं डीडी का यूज़ करूँगी और यहाँ पर मैं पूरी डेफिनेशन लिख दूंगी और डीडी को क्लोज कर दूंगी, और मेरी डेफिनेशन खत्म हो गई तो मैं डीएल को भी क्लोज कर दूंगी, इस तरीके से। तो ये होती है डेफिनेशन लिस्ट। लिस्ट खत्म हो गया। अब हमें देखना है कि हम ऑडियो और वीडियो को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऑडियो को करेंगे। कभी भी आपको एम्बेडिंग करनी हो, मतलब इंसर्ट करनी हो लाइक ऑडियो या वीडियो, तो आप एम्बेड टैग का यूज़ करोगे। आपको बस ओपन करना है एम्बेड, फिर आप हाइट डाल देना, आपको कितनी हाइट चाहिए ऑडियो की, कितनी विड्थ चाहिए मतलब लंबाई चौड़ाई, और किस नाम से है एसआरसी, और कंप्यूटर में किस नाम से वो आपकी ऑडियो सेव है, जैसे कि वाइब बाय दिलजीत दोसांझ .mp3 है। तो इस तरीके से अगर आपकी सेव है तो आप ये नाम डाल दो, कॉमा क्लोज करो और अपना टैग भी, है ना। अगर आप चाहते हो कि जैसे ही वेबसाइट खुले तो ऑडियो अपने आप ही प्ले होना स्टार्ट कर दे, तो आप बस यहाँ पर लगा देना ऑडियो कंट्रोल्स ऑटो प्ले, की ऑटो प्ले पे शुरू हो जाए, और लास्ट में ऑडियो टैग को बंद कर देना, और बीच में वही सारा एम्बेड, हाइट इतनी होनी चाहिए, विड्थ इतनी होनी चाहिए, और एसआरसी ये है। ठीक है, ये था आपका ऑडियो का फॉर्मूला। वीडियो अगर इंसर्ट करनी हो तो आपको क्या करना है, जैसे कि सेंटर में लाइक वेबसाइट के बीचों बीच में आपको वीडियो इंसर्ट करनी हो, तो बॉडी टैग के नीचे ही सबसे पहले यहाँ पर बॉडी में ही लिख देना कि आपको सेंटर में अपनी वीडियो को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, फिर आपने एम्बेड डाला, एम्बेड से ही होगी ऑडियो और वीडियो। हाइट, विड्थ, एसआरसी डाल दे कि movie.mp34 नाम से एक फाइल है मेरे कंप्यूटर में, उस फाइल में वीडियो है, तो यही वीडियो आपको चलवानी है वेबसाइट पे। एम्बेड क्लोज कर दिया, फिर मैंने डाला ब्रेक,
कि मुझे इस लाइन में इतना ही चाहिए, और एक हॉरिजॉन्टल डाला कि वीडियो जो है हॉरिजॉन्टली प्ले करेगी, और सेंटर जो है मैंने बंद कर दिया क्योंकि अब मुझे सेंटर में और कुछ नहीं चाहिए, और बॉडी भी बंद कर दी कि बॉडी में बस इतना ही आएगा। सो दैट इज इंसर्टिंग वीडियो का टैग, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे लिंक्स की, कि अगर हमें कोई भी लिंक शो करनी है, जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, जैसे कि लिंक, एक्टिव लिंक और वी लिंक। लिंक कैसे हम डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, कि अगर कोई इसको दबाए तो दूसरी साइट पे वो डायरेक्ट हो जाए। तो लिंक को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक होता है एंकर एलिमेंट या फिर एंकर टैग। तो वो होता है ए से स्टार्ट, और ये बंद भी होता है। तो ए में आपको इसके एट्रीब्यूट्स देखो एंकर टैग के, एक होता है HREF, ठीक है, अभी बताती हूँ क्या होता है। टारगेट और नेम, ये जो नेम है और टारगेट है ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखो, समझ रहे हो। तो अगर आपको नेम लिखना है साइट का, तो मतलब लिंक का, तो आप लिंक में नेम में वो दर्शा सकते हो कि इस लिंक का नाम क्या है। और टारगेट आप लिख सकते हो कि ये कहाँ पर शो होनी चाहिए, सेंटर में या फिर कहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, जैसे मुझे कोई लिंक डलवानी है तो अब मैं क्या करूंगी, ए टैग लगाया मैंने, एंकर टैग। HREF में क्या लिखोगे कि आपका एड्रेस क्या है उस लिंक का, मतलब जैसे कि मुझे गूगल की करवानी है तो मैं www.google.com लिख देती हूँ। ये मैंने लिंक लगा दी कि मुझे गूगल की लिंक दर्शानी है। HREF में ये आ गया। टारगेट जो है मैं लिख देती हूँ कि टॉप पे ये लिंक प्रेजेंट होनी चाहिए, कि टॉप पे आ जाए ये लिंक, ठीक है। नेम होगा गूगल, कि मैं गूगल की लिंक यहाँ पर दर्शा रही हूँ, और उसके बाद ये यहाँ पर ए जो है एंकर टैग क्लोज हो जाएगा। तो ये बस 3 चीजें आपको लिखनी होती है, ठीक है। अगर जैसे आपको लिंक में ना आप मेल भी दर्शा सकते हो, कैसे, यहाँ पर देखो मेल टू लिखा हुआ है। ये जो मेल टू टैग है ना, ये मेल टू जो है वो एट्रीब्यूट है एंकर टैग का ही, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो HREF लिखा, आपने मेल टू लिख दिया कि अगर किसी को मेल करना होगा हमें तो वो इस ईमेल पे हमें मेल कर देंगे, और उसके बाद नाम होगा कॉन्टैक्ट अस से, इस लिंक का नाम होगा कॉन्टैक्ट अस से, कि अगर हमें किसी को भी कॉन्टैक्ट, मान लो मेरी कोई वेबसाइट है, आप मेरी वेबसाइट पे आते हो और आपको दिख गया कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और उस लिंक पे आपने प्रेस कर दिया तो आप ईमेल पे खुल जाओगे, जीमेल पे, ठीक है। तो ये जीमेल आपको ऑलरेडी वहीं पर शो हो जाएगा, और आपका ए टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा। गेटिंग, ओके। सो ये हो गया। तो डेफिनेशन लिस्ट बता दिया, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड बता दिया। अब आते हैं हम टेबल टैग्स पे, ओके। नाउ अगर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ टेबल शो करना है, जैसे कि आप सोच रहे हो कि अपना डाटा आप रोज या फिर कॉलम के फॉर्म में एम्बेड करो अपनी वेबसाइट में, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप सोच रहे हो आपकी स्कूल की वेबसाइट है, तो आप अपने स्टूडेंट के रिकॉर्ड को टेबल की फॉर्म में शो करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यूज करना होता है टेबल टैग का, और ये ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप टेबल का टैग यूज करोगे। अगर आपको रो बनानी है तो आप TR का यूज करोगे, यानी कि टेबल रो का, है ना। उसके बाद आपको उस रो की हेडिंग डालनी है तो आप TH का यूज करोगे, यानी कि टेबल हेडर का, है ना। उसके बाद आपको उस टेबल में डाटा भरना है, जो रोज एंड कॉलम्स है उसमें आपको डाटा भरना है, तो TD का आप यूज करोगे, ठीक है। तो TR, TH, TD और टेबल टैग से आपको पूरा टेबल बन सकता है, ओके। सो यहाँ पर देखो, एक होता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का क्या होता है, जैसे कि ये आपके कॉलम्स होते हैं, है ना। कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, मान लो आपका मन करे, और इन सब में अपना अलग अलग डाटा भरा हुआ है, आपका मन कर रहा है कि मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ना इकट्ठा कर देता हूँ, एक कॉलम बना देता हूँ। बीच की लाइन आप हटाना चाहते हो और एक बड़ा सा कॉलम बनाना चाहते हो, आप कॉलम को मर्ज करना चाहते हो, ठीक है। तो वो होता है कॉल स्पैन। और रो स्पैन का क्या मतलब होता है, जैसे ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रो है। आप का मन है कि जो रो 1 है और रो 2 है, मैं इन के बीच में से बाउंड्री हटा के इसको पूरी एक सिंगल रो बना लेता हूँ, इसको मर्ज कर देता हूँ रोज में। तो रो 1 और रो 2 जो है आपस में मर्ज हो जाएगी, रो स्पैन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज रो स्पैन। अच्छा, और देख लेते हैं, इसके अंदर तो और कुछ है नहीं वैसे। अच्छा, टेबल हो गया आपका, टेबल, यस, इसमें तो यही है मेन। इसके अंदर हम एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, रो स्पैन भी होगा, कॉल स्पैन भी होगा। अब यहाँ पर फॉर्म्स एंड CSS करने से पहले, क्योंकि फॉर्म्स एंड CSS का ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ से
ब्लैंक। तो देखो आपका कोई भी क्वेश्चन आता है HTML का आपके एग्जाम में, तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है HTML लिख लिया। फिर आपको लिखना है हेड, लिख लिया। फिर आपको लिखना है टाइटल। टाइटल में आप लिखोगे किसी भी नाम से, जैसे कि मैंने लिख दिया सेंट सेंट ह्यूग्स स्कूल और टाइटल क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने टाइटल लिख दिया। अब टाइटल का काम खत्म, हेड भी हमने क्लोज कर दिया, तो हमारा टाइटल का काम हो गया। अब मैंने स्टार्ट कर दिया अपना बॉडी। वेबसाइट की बॉडी में मैं क्या क्या दर्शाना चाहती हूँ, तो बॉडी में मान लो मेरे को बॉडी का बीजी कलर चाहिए। बीजी कलर, बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू येलो रख देते हैं हम अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड, ठीक है। बॉडी बीजी कलर रख दिया। और अगर आपको मान लो कि बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो आप लिख दोगे बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू URL, और जो URL होगा आपका वो डाल दोगे, और उसके बाद ये काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। बॉडी का बैकग्राउंड इमेज आ गया। और नहीं तो आप सिंपली कलर भी दे सकते हो, जैसा आपका मन करे। उसके बाद हमने और कौन कौन से टैग, बॉडी हो गया कि हमें बॉडी में कैसी चाहिए। उसके बाद आपको जैसे टेबल का इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं। मान लो हमें टेबल बनाना है, तो हमने टेबल लिख दिया। उसके बाद हमें सबसे पहले आपने टेबल टैग लिखा, उसके बाद आपको टेबल की रो बनानी है, ठीक है। टेबल की रो। उसके बाद हमने क्या किया, टेबल की रो का नाम हम देंगे टेबल हेडिंग करके, उसका नाम होगा न्यूज़पेपर। हेडिंग दे दी न्यूज़पेपर। फिर टेबल की हेडिंग हमने बंद कर दी, और उस रो में हमने टेबल डेटा डलवाया। जैसे कि टेबल डेटा में आप लिख दो 1, टेबल डेटा क्लोज। फिर आपने लिख दिया टेबल डेटा 2, और टेबल, या फिर न्यूज़पेपर की जगह आप कर दो रोल नंबर, ठीक है, कि आपने रोल नंबर लिखे, क्योंकि हमने स्कूल की वेबसाइट बनाई है, ठीक है। रोल नंबर, ओके। तो टेबल डाटा जो है आपका क्लोज हो गया। फिर उसके बाद आपका ये वाली रो जो है बंद हो जाएगी। अब आप अगली रो देख रहे हो, ठीक है। अगली रो में फिर आपने टेबल रो स्टार्ट कर दिया, और टेबल की हेडिंग डाल दी TH में, कि आप नेम लिख रहे हो स्टूडेंट का नेम, और टेबल की रो हेडिंग जो है क्लोज कर दी। फिर उसके बाद टेबल हेडिंग हो गई। उसके बाद टेबल डेटा का क्या नाम होता है, टेबल डेटा इज शिखा, और टेबल डेटा क्लोज। फिर आपने एक और नाम लिख दिया शुभम, और टेबल डाटा क्लोज। एंड उसके बाद आपकी टेबल की रो भी बंद, और टेबल आपका इतना ही था तो टेबल भी क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टेबल भी बना सकते हो। अब ये बनेगी कैसे, ये एक्चुअल में दिखेगा कुछ इस टाइप से। सबसे पहले रोल नंबर, फिर आपका यहाँ पर लिखाएगा नेम, और यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा नेम, जो भी आपने नेम मेंशन करवाए थे, और आपका कुछ इस टाइप से टेबल एक्चुअल में वेबसाइट के ऊपर दिखेगा। तो ये हो गया टेबल का आपका, ठीक है। अगर आप मान लो कि हमने इमेज के भी देखे थे, ठीक है, इमेज कैसे डलवाते हैं, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, मान लो बॉडी टैग ही है सिंपल, और आपको इमेज एम्बेड करवानी है, तो आप इमेज SRC इज इक्वल टू किस नाम से होगी हमारी इमेज, जैसे कि मान लो मैं लिख देती हूँ शिखा.jpg नाम से है, और विड्थ उसकी कॉमा लगा के विड्थ उसकी होगी 500, हाइट उसकी होगी 200, ठीक है। और ये मैंने बंद कर दिया। तो आप ऐसे इमेज का भी डाल सकते हो, है ना। इमेज SRC, ये देखो ऊपर हमने किया था, हम ऊपर आके देख लेते हैं। ये देखो इमेज SRC, नाम, विड्थ, हाइट। ऑल्ट में आप क्या डाल सकते हो, ऑल्ट में मैंने आपको बताया था कि आप नाम डलवा सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है तो HTML की फाइल का नाम। ऐसे ऐसे करके आपको बस बॉडी टैग के अंदर ये सब मेंशन कराना है। लिस्ट का एक और कर लेते हैं एक बार हम, ठीक है। बॉडी UL हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करनी है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम्स होंगे LI से स्टार्ट कर लो, फिर LI क्लोज। उसके बाद अगर आपको टाइप डलवाना है इसका UL टाइप आप लिख दोगे कि हमें डिस्क की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्क।
इस तरीके से आप भी लिख सकते हो, ठीक है, डिस्क। और हमने डलवा लिया नाम, लिस्ट आइटम है शिखा, और ये शुभम डलवा लिया हमने, लिस्ट क्लोज, और हमारा ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बंद। इसी के नीचे मान लो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट करनी है, तो आपने लिख दिया OL, और OL का टाइप हम दे देते हैं OL टाइप इज इक्वल टू 1 की न्यूमेरिकल के फॉर्म में हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लिस्ट स्टार्ट करोगे, फर्स्ट पे आएगा सुमन, हम बस नेम शो कर रहे हैं अभी, ठीक है, LI क्लोज, और सेकंड पे आएगा वीरेंद्र, LI क्लोज, और उसके बाद हमने OL भी बंद कर दिया, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर आपको डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट करनी है तो DL डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट। उसके बाद डेफिनेशन लिस्ट की जो टर्म होगी वो क्या टर्म है, जैसे कि एग्रीकल्चर आपने कर दिया, फिर DT क्लोज, उसके बाद आपका DD की क्या डेफिनेशन एग्रीकल्चर की वो लिख के, और उसके बाद आपका DD भी क्लोज, और लास्ट में DL भी क्लोज, क्योंकि हमने डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट की थी तो वो बंद भी हो जाएगी। तो इस तरीके से लिस्ट मेंशन करनी है। टेबल हो गया, लिस्ट हो गया, इमेज का मैंने आपको करके दिखा दिया, बॉडी टैग के मैंने आपको एट्रीब्यूट भी यहाँ करके दिखा दिए, और लास्ट में जब आपका हो जाएगा तो आपको बस पहले बॉडी क्लोज करोगे आप, बॉडी क्लोज, एंड लास्ट में HTML भी क्लोज, ओके। तो बस ऐसे करके आपको लिखना है अपना कोडिंग, अगर कोडिंग आती है तो। और अगर आपका सिर्फ डेफिनेशन के लिए आता है कि आपको ये डिफाइन करके दिखाना है तो आप डेफिनेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कोडिंग था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फॉर्म्स, ओके। तो फॉर्म्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, इधर से HTML के फॉर्म। देखो भाई, आपका अगर वेबसाइट में आपको फॉर्म डलवाने हैं, ठीक है, मान लो आप टेस्ट लेना चाहते हो बच्चों का, तो आप फॉर्म इंसर्ट करना चाहते हो MCQ के फॉर्म में, चेक बॉक्स, रेडियो बटन और ड्रॉप डाउन बटन्स, मतलब बटन्स वगैरह इस्टेब्लिश करवाना चाहते हो आप अपने वेबसाइट के अंदर, तो फॉर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, मान लो अगर आप कोई क्वेश्चन दे रहे हो बच्चों को, और उसके लिए आपने MCQ दे दिए कि आपको ऐसे बॉक्स वाले आपको प्रेजेंट करने हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं चेक बॉक्स, कि अगर बच्चे को इस करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाना होगा तो वो यहाँ पर आके टिक लगा सकता है इस बॉक्स के अंदर, तो होता है चेक बॉक्स। अब ये चेक बॉक्स कैसे आएगा, ये देखो, आपको इनपुट टाइप करना होगा कि हमें चेक बॉक्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहला तो फॉर्मूला ये होता है कि आपको इनपुट टाइप में डालना है कि हमें चेक बॉक्स लिखना है। अगर आपका मन करे सो आप नेम भी डाल सकते हो कि इस चेक बॉक्स का नाम क्या होगा, जैसे डॉग्स होगा नाम, पर वो डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है चेक्ड, ठीक है। चेक्ड क्यों, कि अगर बच्चा इस पर टिक लगाना चाहे तो टिक का ऑप्शन आ जाए, चेक का ऑप्शन आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना होता है, इसको क्लोज करके इनपुट टाइप चेक बॉक्स लिखा, नेम लिखा कि इस चेक बॉक्स का नाम जो है डॉग्स होगा, और फिर चेक करना होगा तो वो चेक कर सकता है, और आपने आगे सेंटेंस लिख दिया टैग क्लोज करके, आई लाइक डॉग्स, और फिर ब्रेक का मतलब कि अब इसके आगे और कुछ नहीं लिखा जा सकता, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट में फिर हमने चेक बॉक्स लगवाना है, तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम लिख दिया मैंने कैट, कि इस चेक बॉक्स का नाम होगा कैट, इस पर टिक लगाना चाहो तो टिक लगा सकते हो, और उसके बाद आई लाइक कैट्स, और उसके बाद ब्रेक। फिर नेक्स्ट पे हमें टिक नहीं लगवाना है, तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम डाल दिया पिग, कि चेक बॉक्स का नाम होगा पिग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया सिर्फ आई लाइक पिग। अब यहाँ पर मुझे टिक नहीं करवाना तो इसलिए मैंने चेक्ड नहीं लिखा, तो ये होता है चेक बॉक्स। ऐसे ही रेडियो बटन कैसे दिखते हैं, ये गोले गोले से, कि अगर आपको सिर्फ एक चीज सिलेक्ट करनी है, कोई चारों में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो आप चेक बॉक्स का रेडियो बटन्स का यूज करते हो। रेडियो बटन में आपको सिर्फ इनपुट टाइप डालना है रेडियो, और उसके बाद आपको नेम डाल देना है कि हाँ आप एग्री करते हो तो इसलिए आप ये ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है, कि मतलब ये सही ऑप्शन है, इस तरीके से एग्री लिख दिया। फिर उसके बाद आपने वैल्यू में डाल दिया ए, कि मैं वैल्यू इसकी दे रहा हूँ ए, ठीक है, और लिख दिया मैंने चेक्ड, कि मैं इस पे टिक लगाना चाहती हूँ, और आई एग्री कंप्लीटली, एंड फिर दे दिया ब्रेक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप में फिर इनपुट टाइप रेडियो, फिर नेम डाला आपने एग्री, वैल्यू डाली बी, कि मैं अगले ऑप्शन को बी मार्क करूंगी, आई लाइक अ लिटिल, और फिर ब्रेक। इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें नेम डालो या फिर वैल्यू डालो, बट इट इज सजेस्टिव कि अगर आप डाल दो तो, ठीक है, वरना इनपुट टाइप आपका काफी है, इनपुट टाइप और जो आपको सेंटेंस डलवाना है वो, और नेक्स्ट में ब्रेक,
दैट्स इट। अब टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, मान लो अगर आपको किसी का नाम लिखवाना है टेक्स्ट की फॉर्म में, तो आप इनपुट टाइप लिखोगे टेक्स्ट की, मुझे बच्चों से टेक्स्ट लिखवाना है या फिर ऑडियंस से, है ना। उसके बाद आपने लिख दिया इनपुट टाइप में फुल नेम डालोगे आप कि फुल नेम क्या होगा, तो यहाँ पर आपका फुल नेम यहाँ पर दर्शाएगा। टाइप में आप लिखोगे कि हमें टेक्स्ट लिखवाना है, साइज होगा फॉन्ट का 30 और मैक्सिमम कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी होगी 50। तो ये टैग्स आपको याद करने हैं। पासवर्ड डलवाना है तो इनपुट टाइप पासवर्ड लिखोगे, दैट्स इट। और इसके अंदर हमें लिस्ट, अगर लिस्ट करवानी है तो जैसे कि सिलेक्ट नेम करके आपको इसमें सिलेक्ट टैग का यूज करना होगा अगर फॉर्म में लिस्ट डलवानी है तो सिलेक्ट नेम कंट्री, अगर हमें सिलेक्ट डालना है तो नेम होगा कंट्री, साइज 5, ऑप्शन वैल्यू ए इंडिया और ऑप्शन क्लोज, ठीक है। लिस्ट में आपके ऑप्शंस भी आएंगे, और जैसे कि ऑप्शन वैल्यू जेड तो सिंगापुर, ऑप्शन क्लोज और सिलेक्ट क्लोज, मतलब कि अगर आपको लिस्ट डलवानी है तो आप सिलेक्ट टैग का यूज करोगे। सिलेक्ट टैग डाला, नाम होगा कंट्री, साइज होगा कंट्री का 5, ऑप्शन वैल्यू ए है इंडिया, ऑप्शन क्लोज, फिर ऑप्शन वैल्यू जेड है सिंगापुर, ऑप्शन क्लोज, और बीच में बहुत सारे आप कंट्री के नाम डाल सकते हो। कॉम्बो बॉक्स क्या होता है, ये कॉम्बो बॉक्स HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट या फिर काफी सारे ऑप्शंस दिखाने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें आप क्या डालोगे, सिलेक्ट नेम होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट और ऑप्शन वैल्यू होगी इंडिया, और इंडिया लिखोगे यहाँ पर और ऑप्शन को क्लोज, फिर ऑप्शन वैल्यू लंदन, फिर लंदन का आ जाएगा नाम, ऑप्शन वैल्यू कम मतलब क्लोज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये सारे टैग्स कुछ याद करने पड़ेंगे ऑप्शन एंड सेलेक्ट के। एंड अगर आप इसको बॉडी टैग में लिखोगे, मेंशन करोगे, तो वो भी ज्यादा इजी रहेगा आपको करके देखने में, ठीक है। अब आते हैं हम CSS पे, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। नाउ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या होती हैं, अगर आपको अपनी वेबसाइट को एक अतरंगी सा प्रोफेशनल सा लुक देना है ना, मतलब एक तरीके की डिजाइनिंग करनी है, तो आपको CSS आनी चाहिए, ठीक है। इसके ना मतलब फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, कलर होते हैं, स्पेसिंग होते हैं, बहुत सारे इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये डिजाइनिंग करने में हेल्प करती है। HTML के साथ साथ CSS साथ में सिखाई जाती है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि अगर आपको लेआउट डिजाइनिंग करनी हो और बहुत प्रिसाइज कंट्रोल रखना हो, मतलब सारा कंट्रोल आपके हाथ में हो कि आपको ये 3 लाइन कैसे किस कलर में कहाँ पर शो करनी है। उसके बाद डिफरेंट मीडिया टाइप्स होते हैं, ठीक है, और अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके होते हैं इसको अप्लाई करने में, है ना, एडवांस तरीके। लिमिटेशंस क्या होते हैं कि जो वेबसाइट है वो अलग अलग ब्राउजर पे अलग अलग तरीके की दिखेगी, है ना, तो वो चीज़ है। और डिस्प्ले एग्जैक्टली वो नहीं हो पाती आपकी वेबसाइट जैसे आपने बनाई हुई है ना। लिमिटेड कंपैटिबिलिटी होती है ब्राउजर के अंदर, तो ये लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, स्टाइल एलिमेंट होता है, और इसके अंदर ना हमें 2-4 चीज़ें ही सीखनी है जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहली चीज़ है फॉन्ट की। तो ये जो फॉन्ट होता है, ये डिस्क्रिप्शन देखो, सेट ऑल द फॉन्ट प्रॉपर्टीज, जितनी भी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो आप फॉन्ट में लिख सकते हो। फॉन्ट फैमिली में आप किस तरीके का टेक्स्ट शो करना चाहते हो, फॉन्ट का साइज क्या होगा, फॉन्ट का कलर कैसा होगा, वो सब चीज़ें। जैसे कि यहाँ पर देखो, P टैग को यूज किया है फॉन्ट प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए। पैराग्राफ नहीं है बट P टैग है, तो P लिखा, फॉन्ट का स्टाइल होगा इटैलिक, वेट होगा बोल्ड, साइज होगा 30 px, फॉन्ट फैमिली होगी एरियल या फिर सैंस सेरिफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप CSS यूज करते हो फॉन्ट में। ये एग्जाम्पल याद कर लेना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक और सिंटैक्स लिया हुआ है, हेडिंग 1 डाली हुई है, हेडिंग 1 का कलर रेड होगा और ये ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में आप शो करते हो। फॉन्ट साइज आपका 3 EM होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन होगी, अंडरलाइन होगी हेडिंग की, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। H1 सिलेक्टर है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो ये कॉलन भी आए हुए हैं, इसका भी ध्यान रखना। हाँ, बस इसमें है। ओके, सो दिस इज अबाउट। और इसमें हमें करना है, हाँ, जो कलर प्रॉपर्टी होती है वो कलर डिस्प्ले करती है ब्राउजर में, और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो होती है वो बैकग्राउंड कलर को शो करती है। बस इसके अंदर यही है, और साइबर एथिक्स वाला चैप्टर अभी हम करते हैं, ठीक है। सो इस चैप्टर में यही था, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे क्या करते हैं सारी चीज़ों को। बेसिक जो आपको याद करने की ज़रूरत है ना, वो ये है कि आप टैग्स का मतलब समझो कि इस टैग का क्या मतलब है, इस टैग का क्या मतलब है। HTML के ऊपर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लो कि HTML क्या है और CSS क्या है, और
इनके किसने इन्वेंट किया था, कब इन्वेंट किया था, क्या यूज़ है इसका, पहले किस यूज़ के लिए बनाया गया था, थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन ये याद कर लो। और जो मैंने आपको अभी एक न्यूमेरिकल करके दिखाया था, न्यूमेरिकल नहीं मतलब कोड करके दिखाया था, वैसे-वैसे आप कोडिंग देख लो एक बार, बस इतना काफ़ी है। इसमें शायद एक कोडिंग का क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो कोडिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, बहुत आसान है, ठीक है। सो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे डाल दूँगी, कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना, I'll reply. So if you like the video and the explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई पे। आज हम करेंगे अपना चैप्टर साइबर एथिक्स और ये हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। बहुत आसान सा है। इसमें ये होता है भाई कि कंप्यूटर की प्रोटेक्शन के लिए, हमारी डिवाइस की प्रोटेक्शन के लिए वायरसेस से बेसिकली हम कैसे कैसे डील कर सकते हैं, कौन कौन से थ्रेट्स आज हमारे कंप्यूटर की दुनिया में छा रहे हैं, हैकिंग, फिजिंग और उसके बाद ईमेल स्पूफिंग, ये सब चीज़ों से हमें कैसे बचना चाहिए, ठीक है। तो वो सब बेसिक बेसिक सी चीज़ें इसमें। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। और ये जो नोट्स है ये मैंने लिए हैं ओसवाल बुक से। इनके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, सो फॉलो कर लेना। और अगर आप कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर देना। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना चैप्टर। कम से कम टाइम में फुल चैप्टर की गारंटी मेरे हाथ में, ठीक है। ओके। सो पहले हमें देखना है कि भाई ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स मतलब जो भी बाइंग एंड सेलिंग है वो आती है कंप्यूटर के ऊपर, मतलब इंटरनेट के ऊपर बेसिकली, जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती है बाय द कस्टमर्स एंड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सो ये होती है ई कॉमर्स। मतलब कि हम कोई भी बिजनेस अपना ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इंटरनेट की मदद से। और इसको हम ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। ये जितनी भी पार्टीज आती हैं, चाहे सेलर की साइड से फिर बायर की साइड से, उन सब की प्राइवेसी की प्रोटेक्शन रखती है ट्रेडिंग में, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस भी होती हैं और ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ई कॉमर्स में। जैसे कि ई कॉमर्स में हमारे बहुत सारे साइट्स हैं, लाइक आपका सबसे फेमस अमेज़न हो गया, मिंत्रा हो गया, पर्पल हो गया, है ना, कितनी सारी चीज़ें। ओके, सो होती है ई कॉमर्स। अब फ्रॉड क्या होता है भाई, बोलते हैं ना ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को फ़ॉल्स तरीके से रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, किसी भी फैक्ट को, किसी भी तथ्य को आप फ़ॉल्स तरीके से रिप्रेज़ेंट करते हो कि सामने वाले को तो लगता है कि हाँ भाई ये जेन्युइन है, पर आप उसको फ़ॉल्स तरीके से रिप्रेज़ेंट करवा रहे हो किसी अपने खुद के फ़ायदे के चक्कर में, तो वो होता है फ्रॉड। फ्रॉड हो सकता है क्रेडिट कार्ड का, रिफंड का, कार टेस्टिंग का, फ्रेंडली फ्रॉड हो सकता है, आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, ट्रायंगुलेशन फ्रॉड हो सकता है, किसी भी तरीके का फ्रॉड हो सकता है ना। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसमें सिक्योरिटी बहुत मेन रोल प्ले करती है। कस्टमर जो है किसी भी बिजनेस से, ई बिजनेस से अपना भरोसा खो सकता है अगर उसके साथ कोई हादसा हो गया ऑनलाइन, है ना, फ्रॉड हो गया। सो इसलिए सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता अगर आपका ई बिजनेस है तो इनक्रिप्शन एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपके मैसेजेस को सीक्रेट रखती है, कोडेड फॉर्म में रखती है, ताकि वो मैसेजेस किसी के अगर हाथ लग भी गए तो वो उस कोड को डीकोड ना कर पाए। मान लो आप हो, आपने अपने किसी फ्रेंड को मैसेज सेंड किया है, कोई भी XYZ, तो जिस मीडियम के मतलब व्हाट्सएप के थ्रू ही आपने मैसेज किया है, तो व्हाट्सएप के पास आपने देखा होगा एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी होती है। वो आपके मैसेजेस को कोडेड फॉर्म में रखता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर हैकर आपके मैसेजेस को अगर पा भी लेता है, तो वो कोडेड लैंग्वेज में होंगे, वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा बिकॉज़ ऑफ एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी। हमारे टेक्स्ट को कोडेड लैंग्वेज में फॉर्म करने का काम किसका होता है? एन्क्रिप्शन का। तो सेम ही एन्क्रिप्शन की टेक्नोलॉजी सिर्फ मैसेजेस में नहीं है, ट्रांजैक्शंस में भी है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नेचर के बारे में भी आपने सुना होगा। ये भी एक सिक्योरिटी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करता है। और डिजिटल सिग्नेचर एक डिजिटल कोड होता है जिसके अंदर एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी लगी होती है, पासवर्ड भी इसके अंदर हमें देना होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट्स या फिर डिजिटल सिग्नेचर सिर्फ उन लोगों के पास होते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, है ना। अगर डिजिटल सिग्नेचर है दैट मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी चीज़ वेरीफाइड है, फ्रॉड नहीं है, ओके। और एक होता है SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL सर्टिफिकेट आपने सुना होगा। कोई भी वेबसाइट पे अगर आप एक ऐसा ताला सा बना देखोगे, यानी कि उस वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट है एंड वो वेबसाइट जो है जेन्युइन है, ठीक है। सो ये होता है SSL सर्टिफिकेट। अच्छा,
अब आते हैं हम प्राइवेसी कंसर्न्स पे। एक होती है हैकिंग। हैकिंग क्या होती है कि कोई भी थर्ड पार्टी, अननोन पार्टी हमारी चीज़ों को हैक कर लेती है, हमारे डेटा को, हमारे पर्सनल डेटा को, हमारे कंप्यूटर को, सिस्टम को। जैसे मान लो कोई भी थर्ड पार्टी है, उसने मेरे कंप्यूटर को या फिर मेरे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लिया और मेरे कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, तो वो देख सकता है कि मेरे लैपटॉप में, मेरे कंप्यूटर में क्या-क्या चीज़ें हैं। क्या पता उसके हाथ कुछ ऐसी चीज़ लग जाए जो कि उसको पैसा दे दे, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं। मालवेयर क्या होता है? मालवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कॉमन टाइप के मालवेयर होते हैं वायरस, स्पाईवेयर, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स। जो हमारे कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव होती है उसके अंदर अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस चला जाता है ना, तो हार्डवेयर के अंदर की फाइल्स वो डिलीट कर देता है वो वायरस, ठीक है? और स्पाईवेयर जो है हमारे, अगर हमारे कंप्यूटर में स्पाईवेयर आ गया तो हमारे कंप्यूटर का डाटा जो है वो स्पाईवेयर ले जाता है, ओके? अब डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है? ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी और डाटा प्राइवेसी। अगर डेटा प्रोटेक्शन मतलब हमारे डाटा की प्रोटेक्शन जो भी हमारे कंप्यूटर में है, तो यानी कि ये चीज़ जो है डाटा प्राइवेसी वो हमारे डाटा को प्राइवेट करती है, प्राइवेसी करती है। किसी भी थर्ड पार्टी, अननोन पार्टी या फिर हैकर्स के हाथ में वो डाटा नहीं लग सकता अगर आपके पास डाटा प्राइवेसी है तो, ठीक है? एनोनिमिटी क्या होती है कि वो उस यूज़र की पहचान, आइडेंटिटी को प्राइवेट रखना या फिर मार्क्स्ड रखना दूसरे एप्लीकेशन से, उसको एनोनिमिटी कहते हैं, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर क्या होते हैं? ये कुछ लीगल, कानूनी राइट्स होते हैं या फिर प्रिविलेजेस या फिर बेनिफिट्स एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं जिसने कुछ नया क्रिएट किया हो। जैसे मैं हूँ, मैंने कोई महान इन्वेंशन कर दी है और मैं उस इन्वेंशन की ओनर हूँ, तो मुझे सरकार के द्वारा कुछ प्रिविलेजेस दिए जाएँगे कि कुछ सालों तक मैं ये प्रोडक्ट कोई और चुरा नहीं सकता, कॉपी नहीं कर सकता और जितना भी प्रॉफ़िट आएगा वो आपके हाथ में होगा, ठीक है? आपके काम का। सो ये होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एक तरीके से पेटेंट भी कह सकते हो आप। ये लिटरेचर, म्यूज़िक, इन्वेंशन इन फॉर्म में हो सकते हैं। अब क्या हो सकता है, एक इन्वेंटर जिसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं कि उसके इन्वेंशन के खिलाफ कोई मिसयूज ना कर पाए, उसका कोई कॉपी ना कर ले या फिर उसी कॉपीज बना बना के कोई बेच ना सके, तो इसलिए उसको राइट्स मिले होते हैं। अगर कोई ऐसा करेगा भी तो वो पर्सन जिसको राइट्स मिले हुए हैं वो उसके ऊपर कड़ा एक्शन ले सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, इन एरियाज़ में हो सकते हैं आपको पेटेंट या फिर आईपीआर मिल सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज़, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कॉम्पिटिशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक्स, साइंटिफिक वर्क, इन्वेंशन इन ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, उसके बाद परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, फोनोग्राम्स, ब्रॉडकास्ट, सर्विस मार्क्स, ट्रेडमार्क्स, कमर्शियल नेम्स, डेजिग्नेशन और भी दूसरे हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक फील्ड, है ना? और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काफ़ी तरीके के हैं जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन, ट्रेड सीक्रेट, है ना? सो ये सारी चीज़ें होती हैं आईपीआर। बात करते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस की। ये एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, ठीक है? बायर और सेलर नहीं, मतलब जिसने भी उस सॉफ्टवेयर को बनाया है, उसके हाथ में पूरे राइट्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर के। अगर वो राइट्स किसी को दे देता है, जैसे कि बायर को दे देता है, परचेज़र को दे देता है, तो वो होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ठीक है? यहाँ पर देखो, एग्रीमेंट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है लाइसेंसर के बीच में जिसके पास लाइसेंस होता है और द परचेज़र कि कौन परचेज़ कर रहा है ना? परचेज़िंग राइट्स के थ्रू, और सॉफ्टवेयर को वो किस तरीके से यूज़ कर सकता है और जब एग्रीमेंट ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा? तो ये होता है सॉफ्टवेयर का लाइसेंस, है ना? 2-3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, जिसको आप क्लोज़ सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोलते हो। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि सिर्फ़ जिसने बनाया है ना उस सॉफ्टवेयर को, उसी के हाथ में, जिसके पास उस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड है, सिर्फ़ वो ही उसको एक्सेस कर सकता है, वो ही उसको मॉडिफ़ाई कर सकता है इस तरीके से, ठीक है? जिसके पास लाइसेंस है, वो ही उसको यूज़ करेगा, है ना? तो होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। और फ्री सॉफ्टवेयर कौन-सा होता है, जिसको आप फ्रीवेयर भी बोल सकते हो। उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, ऑप्शनल फ्री होता है वो और क्लोज़ सोर्स का ही पार्ट है ये, ठीक है? फ्रीडम टू रन प्रोग्राम, हम उस प्रोग्राम को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ के लिए। हम उसके सोर्स कोड को पढ़ भी सकते हैं, कैसे वो प्रोग्राम काम कर रहा है। आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो, उसकी कॉपीज़ बना-बना के रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसको पब्लिक में इम्प्रूवमेंट के लिए आप
कर सकते हो और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री है, सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी इसकी कॉपीज को देख सकता है, सेल कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है इसके कोड को, है ना। अपने यूजर्स को ये सपोर्ट करता है। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज माई सीक्वल लैंग्वेज का यूज कर रही है, HTML का यूज कर रही है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आ जाता है ना। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, अब ये देखो। इंडिया में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2002 में इम्प्लीमेंट हो गया था। और इसमें क्या होता है कि अगर सरकार कोई भी न्यू पॉलिसी लेके आती है ना, तो हर इंसान को, हर इंडियन को ये हक है कि वो सरकार जो भी कर रही है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाए कि वो एक्चुअल में कर क्या रही है, ठीक है। हर एक सिटीजन के पास, नागरिक के पास ये जानने का हक है कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन से एक्ट्स, कौन सा डिसीजन ले रही है, क्या चीज़ें वो लेके आ रही है हमारे डेवलपमेंट के लिए, तो वो सब होता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसी के थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 RTI बना था, है ना। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड जो है, जिसको आप डिजिटल स्प्लिट भी बोल सकते हो, इसका क्या मतलब है कि जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है वो अलग है और जो इंसान के पास इंफॉर्मेशन है वो अलग है। इस फिनोमिनन को देखा गया था 1990s में, ठीक है, कि जो प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एडवोकेसी ग्रुप हैं, इन सबके पास अलग इंफॉर्मेशन है और इंटरनेट पे अलग इंफॉर्मेशन है सेम टॉपिक को लेकर। सो दैट इज डिजिटल डिवाइड या फिर डिजिटल स्प्लिट, ओके। अच्छा, और देखते हैं नेट इक्विटी क्या होती है। इसको हम इंटरनेट इक्विटी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम ऑनलाइन कुछ भी चीज़ करते हैं, चाहे कम्युनिकेशन है, ईमेल, फॉर्म्स, ब्लॉग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू, कोई भी चीज़ हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें हम अच्छे मैनर्स के साथ कम्युनिकेट करें, है ना? नॉन वर्बली भी, ओके? अच्छा, तो ये नेट इक्विटी हो गया। प्लेगरलिज्म क्या होता है भई? प्लेगरलिज्म मतलब कि आप किसी दूसरे का काम जो है अपने उसको हल्का-फुल्का मॉडिफ़ाई करके या फिर उसको बिल्कुल ही चुरा के आप अपना काम कर रहे हो और उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हो आप, तो वो होता है प्लेगरलिज्म। मतलब किसी दूसरे काम को अपना बताना, है ना? एक ओरिजिनल वर्क को खुद आप अपना बता रहे हो, सो दैट इज़ प्लेगरलिज्म, ओके? तो ये होता है, बस इसके बारे में इतना ही है और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। एंड आई होप आपको जितना भी मैंने समझाया है वो सारा अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो और उसके बाद ये जो नोट्स है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।